नमस्कार साथियों, मैं संजय शर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर से आपका एक बार फिर ई लेक्चर की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा था, कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो सबसे पहले मेथड मैं आपको पढ़ाऊँगा वो है प्रोडक्शन बेस्ड मेथड। If the basis of calculation units or hours are to accrue at the same rate for each year, then equal installments will be charged every year. Production based methods में हम लोग दो तरीके से डेप्रिसिएशन का जो फंड है वो कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है पर आवर और एक होता है पर यूनिट। अगर मान लीजिए आपका जो यूनिट है या आवर्स हैं, इनके डिपॉजिट या एक्रू होने की रेट अगर साल में एक है तो इक्वल इंस्टॉलमेंट से डेप्रिसिएशन कटेगा। लेकिन अगर आउटपुट आपका पर एनम साल दर साल अगर बदलता है, वो अगर आवर्स अलग हैं और प्रोडक्शन यूनिट्स अलग हैं, तो जो डेप्रिसिएशन है वो एक सा नहीं रहेगा। तो पहला जो मेथड है इसमें दो पार्ट हैं। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, दिस मेथड प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन बाय मीन्स ऑफ ए फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यानी एक रेट हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन की जो कि पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से कैलकुलेट होती है, और ये कैलकुलेट होती है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है प्रोडक्शन आवर मेथड। ये जो मेथड है ये हमें जो डेप्रिसिएशन देता है ये एक फिक्स रेट पर आवर ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से देता है, और ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्शन आवर्स। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड मेथड्स। तो जो प्रोडक्शन बेस्ड मेथड्स हैं दो तरीके, उनके क्या लाभ हैं। एक तो क्या है कि ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो सर्विस के बेस पे कैलकुलेट करते हैं, बजाय कि ये मान के कि जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल एक सा हो रहा है या उसकी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो एक सी है। इसमें इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग कांस्टेंट डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, द आवर्स और यूनिट्स इन ईच ईयर आर एस्टिमेटेड एंड डेप्रिसिएशन इज अकॉर्डिंगली कैलकुलेट। जितने हमारे यूनिट्स होंगी या आवर्स होंगे उस हिसाब से हम लोग अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। दिस अप्रोच इज मोर रियलिस्टिक, यानी वास्तविक है, वेयर डेप्रिसिएशन इज डिटरमिन्ड प्राइमरीली बाय रेफरेंस टू द वर्क डन। वर्क डन के हिसाब से हम लोग अपना जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस देखिए। इट मे नॉट बी इजी टू फोरकास्ट एक्यूरेटली द टोटल एनुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, और इसमें हम लोग इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकते एक्यूरेटली कि कितना हमारा प्रोडक्शन होगा या कितने वर्किंग आवर्स होंगे। दूसरा है, ये जो मेथड होते हैं ये इस बात को नहीं देखते हैं कि रिपेयर और मेंटेनेंस जो होता है वो भी जैसे जैसे एसेट की उम्र बढ़ती है वो भी बढ़ते हैं। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब मैं एक सॉल्व एग्जांपल इसके माध्यम से आपको कराऊंगा तो आपको फंडामेंटल्स और क्लियर हो जाएंगे। सवाल है, अ मशीन कॉस्टिंग ₹2 लाख हैज ए रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹1 लाख आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस। The estimated rate of production is 8 units प्रति घंटा. Using the production unit method, calculate the rate of depreciation. Assume a 50-week year and a 46 hours week. तो इसमें हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो है वैल्यू ऑफ द एसेट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो रेट वैल्यू ऑफ द एसेट क्या हो जाएगी, सी माइनस है, सी जो कॉस्ट 2 लाख माइनस इसमें हो जाएगी आपकी 1 लाख, तो वो ऊपर आएगी 1 लाख और नीचे आएगा आपका नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। 10 साल में 50 वीक्स लिए, 46 घंटे लिए और 8, तो प्रति घंटा 8 है। तो ये हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ₹0.5435 पर यूनिट आता है, यानी 54.35 पैसे। एक और सवाल हम करेंगे, मशीन कॉस्टिंग ₹15,000 has a scrap value of ₹5,000 at the end of 10 years of its serviceable life. If the machine runs for
2100 आवर्स पर ईयर, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन रेट पर आवर ऑफ द मशीन एंड द टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन। तो इसमें जो हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला लगाएंगे पर आवर के लिए वो वही है वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द प्रोडक्शन आवर्स। तो वैल्यू ऑफ द एसेट कैसे हो जाएगी, सी माइनस एस, 15,000 में से हम लोग 5,000 घटा देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन आवर जो है 2100 इंटू 10 साल, तो वो आएगा रुपीज 0.476। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 0.476 इंटू नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर, पूरे साल में कितने ईयर हैं, कितने आवर्स हैं, वो हो जाएगा 0.476 इंटू 2100 और वो हो जाएगा लगभग 1,000 रुपये के बराबर। जो नेक्स्ट मेथड हम अब करेंगे वो है रिपेयर प्रोविजन मेथड। ये जो मेथड है ये एक अलग से कोई सेपरेट मेथड नहीं है। इट कैरीज आउट इन अ मोर पॉजिटिव मैनर व्हाट द रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज अलेज्ड टू अचीव, दैट इज इक्वलाइजेशन ऑफ द कंबाइंड चार्जेस ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। इसमें ये जो मेथड है लगभग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो हमने पिछली बार किया था उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ये पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। और ये भी वही फैक्ट मानता है कि शुरू में जो हमारा डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है तो रिपेयर मेंटेनेंस कम होता है, उसके बाद डेप्रिसिएशन कम हो जाता है और रिपेयर मेंटेनेंस जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज एडेड टू द ओरिजिनल कॉस्ट टू गिव अ टोटल कैपिटल आउटले विच इज अपोर्शन यानी विभाजित ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। तो इसमें जो कॉस्ट के साथ है वो हम क्या करते हैं, अपनी रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट भी जोड़ देते हैं और उसको हम लोग पूरी जो उसकी यूजफुल लाइफ होती है एसेट की उसमें बांट देते हैं। दिस मेथड इज ऑफनली यूज्ड बाय public works contractors as a suitable method of charging the hire and use of their own plant। ये जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो ये मेथड यूज करते हैं, अपनी जो चीज़ें होती हैं, प्लांट होती है, मशीनरी, वो किराए पे देते हैं और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इसका एक सॉल्ड एग्जाम्पल अब मैं आपको दूंगा जिससे कि आपको रिपेयर प्रोविजन मेथड के बारे में और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें एयर कंडीशनिंग यूनिट है, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है और इसकी 10 साल की उम्र थी और उसमें 2 बार इसको सही कराया 20-20 हज़ार रुपये का। तो अगर स्क्रैप वैल्यू है इसकी 15,000 तो कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिपेयर प्रोविजन मेथड। तो कॉस्ट जैसा मैंने आपको बताई, इसकी जो एयर कंडीशन यूनिट की है वो 1 लाख है और इसमें 2 बार 2 मेजर ओवरऑल्स हुए 20-20 हज़ार के, तो 40,000, तो टोटल कॉस्ट इसकी हो गई 1,40,000। अब जो स्क्रैप वैल्यू है वो 15,000, तो रिमेनिंग कॉस्ट कितनी हो गई, 1,40,000 में से 15,000 घटा देंगे तो 1,25,000 आ जाएगी। और चूंकि इसकी लाइफ 10 साल है तो डेप्रिसिएशन रेट जो है पर ईयर वो होगी 1,25,000 बटे 10 यानी 12,500 पर ईयर। नेक्स्ट मेथड के बारे में हम बात करेंगे एनवीटी मेथड। इट कंसिडर्स ओरिजिनल कॉस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है ओरिजिनल कॉस्ट प्लस जो बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से जो डेप्रिसिएशन होता है वो अगर हटा देते हैं तो वो बुक वैल्यू होती है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है और जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है इस पे ये बेस करता है, ये इसका डिपेंडेंस होता है। It assumes that the purchase of a fixed asset is an investment on which interest is earned। ये जो मेथड है ये मान के चलता है कि अगर हम कोई असेट खरीदते हैं तो वो एक तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और हम उस पर इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं। Therefore the investment for the purpose of this method is the written down value। मतलब जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हुआ, एक तो रिटन डाउन वैल्यू जैसा मैंने आपको पहले बताया बुक वैल्यू प्लस जो उस पर हम लोग इंटरेस्ट उस डेट तक कमाते हैं। द एनवीटी मेथड इज जनरली यूज फॉर द रिडेम्पशन ऑफ लीजेज ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड। ये एनवीटी मेथड जनरली ये जो अपन बड़े बड़े जो लीज लेते हैं, लीज पे जो लेते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए होता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के लिए लिए जाते हैं और इनमें जो मनी होता है ना, चूंकि बहुत लंबे टाइम के लिए कैपिटल एसेट्स पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये माना जाता है कि इस पे हम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमाते हैं। तो इसकी जो गणितीय जो रिलेशन है, संबंध है, जो आरओडी यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने काम आता है वो आप देखिए, ये बराबर होता है सी बड़ा ब्रैकेट सी इंटू छोटा ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस एस इंटू बिग, ये जो है इसको हम गुणा करेंगे
बिग ब्रैकेट में 1 माइनस छोटे ब्रैकेट में 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस छोटे ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, जहां सी का मतलब जैसे पहले बता चुका हूं मैं ओरिजिनल कॉस्ट, एस मतलब स्क्रैप वैल्यू, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स यूजफुल लाइफ, आई जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्रैक्शंस डिटरमाइंड बिफोर हैंड एंड चार्ज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट, वो हम लोग जो पूरी इसकी लाइफ में उसको चार्ज करते हैं वो इंटरेस्ट रेट होती है। इसके एडवांटेजेस देखिए आप, जो मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट इज नॉट आइडल, जो अपन जो पैसा लगाते हैं एसेट में वो आइडल नहीं रहती है, इट इज अर्निंग अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे हमें कुछ ना कुछ ब्याज की प्राप्ति हो रही है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इन मोस्ट केसेस द इंटरेस्ट एज सच नेवर मटीरियलाइजेज, मतलब वास्तव में क्या होता है जो इंटरेस्ट होता है ना एज सच हमें नहीं मिलता है, वास्तविकता से अलग दूर रहता है वो। With plant machinery and similar fixed assets, charges which take place as sales, renewals and addition tend to make annuity method difficult to apply. जैसे प्लांट मशीनरी होती है और भी कई फिक्स्ड असेट्स होते हैं और इनमें कुछ चार्जेस ऐसे लगते हैं, जैसे सेल्स में कुछ चार्जेस लगते हैं, रिन्यूअल कराते हैं जब कुछ चार्जेस लगते हैं, और कुछ और भी एडिशनल चार्जेस होते हैं जो कि एन्युटी मेथड को अप्लाई करने में हमें तकलीफ आती है या इतना बेनिफिशियल नहीं होता। अब एक सॉल्ड एग्जांपल देखिए, द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 6000 एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 4 ईयर इज ₹3000, अज्यूमिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर ईयर, फाइंड डेप्रिसिएशन रेट पर ईयर। इसमें वही आरओडी का जो फॉर्मूला है, सी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस एस इंटू 1 माइनस छोटा ब्रैकेट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई छोटे ब्रैकेट में उसकी पावर एन। तो हम जब सब वैल्यूज लग देते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 946 रुपये। अब हम जो नेक्स्ट मेथड है वो एक सिंकिंग फंड मेथड। द मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, इसमें हम एक अज्यूम करते हैं कि एक सिंकिंग फंड, एक फंड हमारे पास सेट करते हैं हम लोग, ऐसा फंड होता है जिसमें कि मनी इकट्ठी होती है, जिससे कि हम जब प्रॉपर टाइम आता है तो जो नया जो एग्जिस्टिंग एसेट है इसको नए से रिप्लेस कर सकें। दिस मेथड चार्जेस एनुअली टू रेवेन्यू अकाउंट, ये जो होता है ये हम रेवेन्यू अकाउंट से जो चार्ज होता है ये लेते हैं, और सम इस पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है दैट विल अमाउंट, वो मिला के नेट कॉस्ट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो इसको हम जोड़ेंगे तो वो जो यूजफुल लाइफ की ख़त्म होने पे जो हमें इसकी कॉस्ट के बराबर पैसा मिल जाएगा। एन आइडेंटिकल सम इज चार्ज एवरी ईयर, और जो डेप्रिसिएशन का जो होता है वो हर साल बराबर होता है। दिस इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस सो दैट फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड ईच, उसके बाद सेकेंड ईयर की समाप्ति पर और उसके आने वाले साल पे इंटरेस्ट जुड़ जाता है। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ के खत्म होने पे एसेट की द टोटल अमाउंट इन डेप्रिसिएशन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमें मिला है वो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, उसके बराबर होता है। दिस इज ओनली मेथड जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपको कैश देता है, जिससे कि आप रिप्लेसमेंट कर सको अपने पुराने एसेट को नए एसेट से। द मेथड इज यूज फ्रिक्वेंटली टू प्रोवाइड फॉर द अमोर्टाइजेशन ऑफ लीजेस, लीजेस से ऋण मुक्ति के लिए ये जो सिंकिंग फंड मेथड है ये अक्सर काम में लिया जाता है। अब इसका मैथमेटिक रिलेशन आप देखिए, कैलकुलेट मतलब एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो अपन करेंगे, इसमें आरओडी का जो फॉर्मूला है आई जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटू सी माइनस एस, सी कॉस्ट होती है, एस स्क्रैप वैल्यू होती है, अपॉन 1 प्लस आई ब्रैकेट में इसके ऊपर रेज टू पावर एन नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1। इसका एग्जाम्पल अब आप देखिए, कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द सिंकिंग फंड मैथड। कॉस्ट ऑफ एसेट 6000, स्क्रैप वैल्यू 3000, इंटरेस्ट जो है 4% और यूजफुल लाइफ है 3 ईयर। तो जो ऊपर जो मैंने आपको बताया जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सूत्र है वो है आई इंटू सी माइनस एस अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1। तो इसको आप देखिए 0.04 इंटू सी 6000 माइनस 3000 अपॉन 1.04 रेज टू पावर 3 माइनस 1, तो दैट विल कम अराउंड 961। अब एक और मेथड होता है एंडोमेंट या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ये जो मेथड है इट इन्वॉल्व चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड देन इन्वेस्टिंग इट इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और वो जो पैसा होता है उसको हम लोग
किसी इंश्योरेंस पॉलिसी एंडोमेंट में लगाते हैं। ईच ईयर द सम चार्ज इज पेड एज ए प्रीमियम टू एन इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग प्रीमियम के तौर पे देते हैं, जो डेप्रिसिएशन फंड हम लोग देते हैं जो हमारा होता है। एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट द सम पेएबल शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल कॉस्ट। और जो लाइफ होती है आपकी एसेट की, उसकी समाप्ति के बाद हमें जो पैसा प्राप्त होता है वो लगभग उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर होता है। दिस मेथड इज सिमिलर इन इफेक्ट टू द सिंकिंग फंड मेथड, जो अभी हमने इसके बराबर ही होता है। कैश इज टेकन आउट ऑफ द बिजनेस टू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम। जो बिजनेस है हमारा, उससे हम कैश निकालते हैं और हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं। एंड इज मेड अवेलेबल अगेन एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर द परचेज ऑफ अनदर एसेट व्हेन द पॉलिसी मैच्योर। ये पॉलिसी जब मैच्योर होती है तो हम लोग जो पैसा मिलता है, और ये पॉलिसी तभी मैच्योर होती है लगभग जब हमारे जो एसेट है उसकी लाइफ, यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है। अब हम बात करें एक नया मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन बाय मींस ऑफ पीरियोडिक चार्जेस ईच ऑफ विच इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज असाइंड टू द एसेट एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन मेथड में हर बार इसकी वैल्यूएशन करते हैं और हमारी साल के शुरू में जो वैल्यू थी और साल के अंत में जो वैल्यू थी, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हम लोग एज ए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो भी अपन देखते हैं। आप देखिए, जैसे द रिवैल्यूएशन मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर लूज टूल्स, लेबोरेटरी, ग्लासवेयर, पैटर्न्स, फार्मर लाइव स्टॉक, प्लांट यूज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्क। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए अगर आपने 1 अप्रैल को कोई चीज़ खरीदी जिसकी कीमत है 7,000 रुपये, और 31 मार्च अगले साल की जब आती है उसकी जो वैल्यू है वो 6,000, तो 7,000 में से 6,000 यानी 1,000 जो है वो आपका डेप्रिसिएशन फंड माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सम ऑफ द डिजिट्स मेथड। द मेथड प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन बाय मीन्स ऑफ डिफरिंग पीरियडिंग रेट्स कैलकुलेटेड एज फॉलो। ये जो मेथड है इसमें हम लोग जो डेप्रिसिएशन हमें मिलेगा हर साल वो अलग अलग रेट से मिलेगा। अगर मान लीजिए n इज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ए मशीन, n is the estimated life of a machine, the rate is calculated for each period as a fraction। जो रेट हम निकालते हैं एज ए फ्रैक्शन निकालते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल द ईयर्स जो उसकी यूजफुल लाइफ है। जैसे 5 साल है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी 15। और न्यूमरेटर क्या होता है, फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट साल के बाद n होगा, दूसरे के बाद n-1, तीसरे के बाद n-2 होगा, एंड सो ऑन। द इफेक्ट ऑफ दिस मेथड इज टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट अ डिक्रीजिंग रेट ईच ईयर। जो इसका असर होता है हर साल जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा घट जाता है। एडवांटेज क्या क्या रहते हैं, इट इज मेथड ऑफ क्विक डेप्रिसिएशन फॉर द मोटर व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है क्विक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। इट रियलिस्टिकली टेक्स अकाउंट ऑफ द इमीडिएट ड्रॉप इन वैल्यू ऑफ अ न्यू व्हीकल। जैसे ही रियलिस्टिकली मतलब वास्तविक में ये जो एकदम से जो ड्रॉप होती है नई चीज़ खासकर मोटर व्हीकल्स की लेते ही उसको ये अकाउंट में लेता है, टेकन इनटू अकाउंट। बल्कि एकदम से जो खरीदी गई तो रिसेंटली उसको भी ये इसका जो नुकसान होता है उसको भी ये अकाउंट फॉर करता है। तीसरा है इट मेक द डिसीजन टू सेल एंड रीपरचेज बिफोर द एस्टिमेटेड टाइम ईजियर। हम जो डिसीजन लेना होता है कि एस्टिमेटेड टाइम के अंदर कि हमें यार इसको बेचना है या वापस खरीदना है, इससे ये भी इसको आसान कर देता है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए आप। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 1,90,000। द रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू जो है 5 साल के बाद उसकी 40,000 है। यूजिंग द सम ऑफ द डिजिट मेथड कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन रेट एवरी ईयर। As per the procedure of the method, the denominator will be 1 + 2 + 3 + 4 + 5 is equal to 15 years, or numerator will be 5, 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3, 5 - 4 for the first year, second year, third year, fourth year, fifth year respectively. Thus, the depreciating charge for first year will be 5/15 into C minus S, जो कि 1,90,000 minus 40,000, वो that will come around 50,000. सेकेंड ईयर के लिए 4/15 into 1,50,000, that will be 40,000. ईयर 3 के लिए 3/15 into 1.5 लाख बराबर 30,000. चौथे ईयर में हो जाएगा 2/15 into 1,50,000 20,000. और 5वें साल में डेप्रिसिएशन और कम हो जाएगा, वो आएगा 10,000. तो ये सभी जो तरीके मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, उम्मीद करता हूँ सॉल्व एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सभी मेथड्स को सॉल्व करने में आसानी रहेगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।